हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हमारा बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में हमने जो किया वो हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट क्या है। फिर हमने थोड़ा सीखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और फिर हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और क्लॉज एंड फ्रेज। बेटा, इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। आज इस सेशन में हम ये करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा दैट इज कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो इसे बताने से पहले आप मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आ चुका है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ थ्री विंग्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ थ्री विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी and the executive and the executive, and each is independent in its own way, and each is independent in its own way। और नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो एरर, ठीक है ना, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो एरर इन इट्स ओन वे। तो देखो शुरू से दिखा देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ थ्री विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, and each is independent in its own way। ये आखिर में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर ये एरर है, और जिसे समझ में नहीं आया कि क्या एरर है वो ये भी बोले कि सर मुझे क्लियर नहीं हुआ कि इसमें मैं नहीं पकड़ पाया कि इसमें क्या एरर है, तो वो भी बताओ जल्दी। हाँ जी बताइए। देख लें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया, मतलब संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो संविधान है ना, कंप्राइजेज ऑफ, से बना है किस चीज से, थ्री विंग्स, उसके थ्री विंग्स हैं। जो इंडिया का जो संविधान है उसके थ्री विंग्स हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुरभि कुमारी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो इंडिया के संविधान के थ्री विंग्स है। द लेजिस्लेचर कहता है विधानमंडल, विधानमंडल पहला। दूसरा जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। और तीसरा द एग्जीक्यूटिव, दैट इज कार्यपालिका। कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कहता है और एंड ईच इज इंडिपेंडेंट, और ईच, विधानमंडल इंडिपेंडेंट है,
न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है और कार्यपालिका इंडिपेंडेंट है इन इट्स ओन वे, अपने अपने तरीके, अपने अपने काम को लेकर तीनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे इसमें एरर बता दीजिए, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब आपने देख लिया होगा, मैं इसका एरर बता देता हूँ। तो देखो, आपने कोशिश कर लिया होगा, अब मैं इसके अंदर एरर बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर कंप्राइजेज जो है इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्राइजेज ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। समझ लें एरर क्या है, समझ लो एरर क्या है। ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। आज का जो सेशन है इसी चीज पर बेस्ड है, आज का जो सेशन है इसी चीज पर बेस्ड है। देखिए, हमने जो एक अभी स्टेटमेंट दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगी, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके साथ प्रेपोजिशन लगता है विद प्रेपोजिशन। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। विश्वनाथ, गुड मॉर्निंग बेटा। ये आप माइंड में सेट कीजिए कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल देता हूं, इसके लिए मैं यहां पर दो एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, या ऑन द रूफ, कैसे भी कर लो, ऑन द रूफ, कि बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं। मैंने एक और लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हाँ, वही सिखाना है अभी अभिषेक मिश्रा, वही सिखाना है कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है, यही सिखा रहा हूं। ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यही सिखा रहा हूं। वेट कीजिए और वॉच कीजिए, ठीक है। फोकस बनाई रहिए, अपना फोकस बनाए रहिए, मेरे शब्दों को दिमाग में सटीकता से बैठाइए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। कहता है द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब जरा यहां पर देखें हम, बेटा आप देख रहे हैं कि यहां फ्लाई, यहां वर्ब के साथ, एक मिनट बेटा, बेटा एक मिनट बस मेरे बच्चों, एक मिनट।
हाँ जी बेटा, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। हमने ये लिखा कि द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी फ्लाई है, इधर भी फ्लाई है, इधर भी फ्लाई है, इधर भी फ्लाई है। तो अब यहाँ पर फ्लाई के साथ काइट्स है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्लाई के बाद इन, जो इन है, एक प्रेपोजिशन यूज हुआ। देख रहे हैं, यहां वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है, यहां वर्ब के साथ इन यूज हुआ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ब के बाद कब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा और वर्ब के बाद कब प्रेपोजिशन लगेगा। बेटा अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन लगेगा और वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो बेटा उसका आंसर है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। यहां जो फ्लाई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो विद प्रेपोजिशन। तो ये यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहां पर प्रेपोजिशन लगा। अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि जिस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। ये मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन समझिए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कि भाई हम पहले प्रॉब्लम सोचें, तभी तो समस्या का समाधान करने में मजा आएगा। मीन्स जब तक बीमारी ना हो तब तक मेडिसिन लेने का मजा ही नहीं आएगा, जब तक बीमारी ही ना हो तब तक मेडिसिन लेने का मजा ही नहीं आएगा। तब और बीमारी नहीं है तो फिर मेडिसिन लेंगे ही क्यों। तो पहले ये समझिए कि जो हम सीखने जा रहे हैं उससे क्या क्या समस्या को समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो समस्या है हमारी की ये कि वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन आएगा कब नहीं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां लिखा आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश होल हार्टेडली, आई लर्न इंग्लिश होल हार्टेडली, कि मैं यहाँ बड़े मन से बड़े दिल से इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश बड़े मन से बड़े दिल से सीखता हूँ। ठीक है, एक तो ये हुआ है ना। अब मैं कहता हूँ कि आई स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं पढ़ाई करता हूं सुबह से लेकर शाम तक। तो यहां कहता है आई लर्न इंग्लिश होल हार्टेडली, मैं दिल से अंग्रेजी सीखता हूं, मन से अंग्रेजी सीखता हूं। यहां कहता है आई स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं पढ़ाई करता हूं सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लर्न वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है, और यहां हम देख रहे हैं वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, यहां हम देख रहे हैं वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। तो हमारा क्वेश्चन ही यही है कि भाई वर्ब के साथ प्रेपोजिशन कब आता है और कब नहीं। अब हमारा सबसे पहला फोकस इस पर है कि वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। तो बेटा आंसर यही है कि यहां पर जो लर्न है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, और यहां स्टडी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, अब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है। तो अब बेटा हमें पहले यही सीखना है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, और जिससे हमें क्या आंसर मिलेगा, किस बीमारी का इलाज करेगा ये इस बीमारी का इलाज करेगा कि वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन आएगा और कब प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और ये और भी कई समस्याओं का इलाज करता है। फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब शुरू करते हैं कि भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है बेटा। और ये एरर भी उसी से रिलेटेड था बेटा, एरर भी उसी से रिलेटेड था कि ये वर्ब जो थी वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। हमें कैसे पता कि ये ट्रांजिटिव है, हमें कैसे पता कि ये ट्रांजिटिव है, तो वो इस तरह पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कार्यवाही। तो बेटा कहता है वर्ब के जरूरत के अकॉर्डिंग कई टाइप्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब के जरूरत के अकॉर्डिंग कई टाइप्स बनते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, है ना। अब यहाँ भैया ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा और भी वर्ब के बहुत टाइप्स होते हैं, वर्ब के बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब मैंने बता दिया था क्या होती है, जो इक्वल टू का काम करे, जो दो चीज़ों को समान बताए, दो लेफ्ट राइट और राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो लिखा है उन दोनों को इक्वल बताए, वो लिंकिंग वर्ब होती है। अब कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए, तो कहता है वर्ब के अलग अलग टाइप, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वर्ब विद ऑब्जेक्ट। बेटा ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है वर्ब विद ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और इंट्रांजिटिव बेटा आई एन लगकर वर्ड नेगेटिव बन जाता है, आई एन लगकर वर्ड नेगेटिव बन जाता है, तो आई एन को हम नेगेटिव प्रीफिक्स मानते हैं। नेगेटिव प्रीफिक्स की आई एन लगकर जो वर्ड किसी वर्ड का मीनिंग बदल दे, जैसे हमने लिखा डेफिनेट, हमने लिखा डेफिनेट, तो डेफिनेट का मतलब क्या हो गया, निश्चित। बेटा डेफिनेट का मतलब क्या हो गया, निश्चित। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है, डेफिनेट से पहले आई एन जोड़ दो, ये बन गया इनडेफिनेट। तो ये जो इनडेफिनेट है इसे हम कहेंगे अनिश्चित। इनडेफिनेट को हम क्या कहेंगे, दैट इज अनिश्चित। तो आई एन लगकर वर्ड हो गया हमारा नेगेटिव। तो डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। और बेटा, और ये समझ ले, मैंने कहा नेगेटिव प्रीफिक्स। तो बेटा किसी वर्ड के शुरू में अगर कुछ लगता है तो ये जो आई एन है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। आई एन क्या है यहाँ पर, प्रीफिक्स। तो प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब है बिफोर, मतलब पहले आने वाला। और फिक्स का मतलब ऐड, जुड़ जाना। तो क्या बना, प्रीफिक्स, तो मतलब जो पहले आके जुड़ जाए। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो पहले आकर जुड़ जाए वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या है, जो पहले आकर जुड़े। तो बेटा क्या बना कि ये आई एन जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है, कि पहले आकर जुड़ा और वर्ड का मीनिंग नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो यही बात यहाँ थी, कहता है ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो हमारा क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव साइन है। ट्रांजिटिव वर्ब कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अब हमने ऑब्जेक्ट कर लिया था। बेटा कल मैंने आपको ऑब्जेक्ट, पिछले सेशन में मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था। ऑब्जेक्ट तीन होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो व्हाट के आंसर में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हुम के आंसर में आता है, और एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आता है। तो हमने ये बात करा था कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके ऊपर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर होता है। तो बेटा ये जो वर्ड है ट्रांजिटिव, ये जो वर्ड ट्रांजिटिव है किस वर्ड से निकला, ये ट्रांसफर से निकला। बेटा ये जो वर्ड ट्रांजिटिव है ये किस वर्ड से निकला, ट्रांसफर से निकला। कैसे, जैसे बेटा एक ही रूट पे कई वर्ड आ जाते हैं, बेटा इन सबका सेम मीनिंग है, लेकिन देखें हमने बोला ब्रेव, हमने बोला ब्रेवरी, हमने कहा ब्रेवली, है ना। तो जनरली देखें तो इनका मीनिंग सेम ही है, बट एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, एक एडवर्ब है। तो बेटा कई वर्ड ऐसे होते हैं उनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है तो उनका इस्तेमाल सेंटेंस में उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर होता है, कि नाउन को किस जगह रखना है तो नाउन का अपने काम है, एडजेक्टिव को कहाँ रखना है तो एडजेक्टिव का अपना काम है, एडवर्ब को कहाँ रखना है उसका अपना काम है। उनके काम के अनुसार उनको जगह दे दी जाती है, भाई तुम्हारा काम ये है तो ये काम कर लो, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये जो हमारा वर्ड ट्रांजिटिव वर्ड है, ये ना कई मतलब चीज़ों का मीनिंग सेम ही है लेकिन ये कई रूप में आ जाता है। कि ट्रांजिटिव का बेटा ट्रांस, तो इसे ट्रांस से पता चला बेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर तो आप जानते ही हो, ट्रांसफर मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना, ठीक है।
ट्रांसफ़र। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी के जो होती है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इसमें भी ट्रांस आ गया, तो ट्रांसपोर्ट है ना, वही कि यहाँ से वहाँ ले जाना, कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ले जाना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक मूवी भी आई थी ट्रांसपोर्टर, मतलब वो इधर से उधर और उधर से इधर सामान को ले जाता था, ट्रांसपोर्ट करने वाला, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्टर। हम अगर बात करें ट्रांसक्राइब, हम बात करें ट्रांसक्राइब मतलब हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र कर देना, है ना, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। तो इससे कई वर्ड बन जाएंगे। जैसे हम बात करें ट्रांजैक्शन, बैंक के अंदर हम पैसा डालते हैं, बैंक के अंदर पैसा डालते हैं तो पैसा इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया। तो ट्रांस का मतलब होता है यहाँ से वहाँ ले जाना, यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सारे वर्ड वही हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, सारे वर्ड वही हैं बेटा, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। ठीक है ना, तो हम जैसे बात करते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है ना, इट इज, बहुत वर्ड बन जाएंगे बेटा। तो जब इतने वर्ड बन जाएंगे तो इसीलिए तो ये जो ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना। तो मतलब ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो जैसा हमने बोला कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफ़र, कि यहाँ से वहाँ ले जाना। ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफ़र, यहाँ से वहाँ ले जाना। तो बेटा फिर इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंट्रांजिटिव का मतलब हुआ नो ट्रांसफ़र। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, नो ट्रांसफ़र, कि मतलब कोई ट्रांसफ़र नहीं होना। ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफ़र होना और इंट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफ़र न होना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, वो ये कि जो ट्रांजिटिव होती है तो इसका मतलब है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र मतलब कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब है कि वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इसका मतलब है वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ। और यहां पर कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ नो ट्रांसफर। तो नो ट्रांसफर का मतलब है इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और भाई जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कौन सा ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और बेटा इस वर्ब के बाद जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद प्रेपोजिशन आता है। फिर समझ लें, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके साथ नो प्रेपोजिशन। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, वर्ब के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, तो तब आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। और बेटा जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जब सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वर्ब इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान दें, पूरे एग्जांपल से समझाता हूं। तो ऑब्जेक्ट हमने सीख लिया था बेटा, ऑब्जेक्ट हमने सीख लिया था कल ही। फिर देख लो कि ऑब्जेक्ट कौन से, कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसे हम डीओ बोलेंगे अब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम आईओ बोलेंगे अब। और बेटा तीसरा था हमारा दैट इज, और है था नहीं है, पीओ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जब सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो बेटा वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जब सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जब सेंटेंस में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन दोनों के साथ लगकर वर्ब ट्रांजिटिव है और इसके साथ लगकर वर्ब इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो पता कैसे चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है समथिंग
इसका पता चलता है द आंसर ऑफ व्हाट, कि वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर, हाँ वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर, ध्यान दीजिए बेटा, वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर जो समथिंग आंसर में आता है, वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर जो समथिंग आंसर में आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है द आंसर ऑफ व्हाट। व्हाट का आंसर अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्ब में whom से क्वेश्चन पुट करने पर जो समवन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग, इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग, अगर मैं समवन की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग। कोई इंसान अगर आंसर में आ रहा है तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो समथिंग आंसर में आ रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो समवन आंसर में आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट और whom के रिप्लाई, जहां व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं है तो मतलब व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, whom का रिप्लाई नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और तो फिर समझ लो उसके बाद जो आएगा फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर प्रेपोजिशन नहीं आएगी, और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है अब जो आएगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो मतलब आपको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन मत लगाना, और सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन लगेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगेगा, द वर्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, द वर्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। तो फिर समझ लो, लिख सकते हो, लिख लो, हिंदी में लिख लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, और सॉरी होता है। फिर समझ ले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर होता है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर। अगर इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। ठीक है, देखें अब जरा, फिर देखें, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने यहां बोला शी स्पीक्स इंग्लिश, यहां हमारे पास सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश, तो हमने कहा शी स्पीक्स व्हाट, शी स्पीक्स व्हाट क्या बोलती है, क्या इंग्लिश, तो व्हाट के आंसर में इंग्लिश आ गया तो मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट के आंसर में आएगा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, स्पीक किसको किया जा रहा है, इंग्लिश को, इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, क्योंकि इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं शी स्कोल्ड्स मी, तो शी स्कोल्ड्स whom, whom के आंसर में हमेशा कोई इंसान आएगा। शी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे डांटती है, तो भाई डांटने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मतलब किसे डांट पड़ रही है, मी पर, तो मतलब इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अगर इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो मीन्स जो स्कोल्ड्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेंटेंस में अगर व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में whom से क्वेश्चन पुट करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, और अगर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो ये वर्ब होगी वो वर्ब जो होगी वो ट्रांजिटिव होगी। तो वो कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, हमारा क्या पॉइंट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ नो प्रेपोजिशन, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। तो यहां पर स्पीक और जो स्कोल्ड्स हैं वो दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इसलिए इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो नो प्रेपोजिशन। इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि सेंटेंस में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उनसे पहले, जब सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उनसे पहले भी नो प्रेपोजिशन, उनसे पहले भी प्रेपोजिशन नहीं आता। बात तो एक है। मैंने कहा
ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन मत लगाना, या मैं ऐसे बोलूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन मत लगाना। क्लियर हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन मत लगाना। अगर वर्ब का इफेक्ट किसी पर ट्रांसफर हो रहा है तो आप प्रेपोजिशन मत लगाना। वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो प्रेपोजिशन लगेगी, जैसे कि ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नो प्रेपोजिशन। अगर ये क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अगर ये क्लियर है तो इधर आ जाओ। तो मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हमने यहां बोला बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो हमने कहा बर्ड्स फ्लाई व्हाट, पक्षी क्या उड़ते हैं। ये कोई सेंस ही नहीं बनता, पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई मीनिंग है क्या इस सेंटेंस का, पक्षी क्या उड़ते हैं, नहीं, है ना। अब मैं कहूं द बर्ड्स फ्लाई होम, पक्षी किसको उड़ते हैं। अब इसके आंसर में तो हमेशा ह्यूमन बीइंग ही आएगा, और भाई यहां पर जो दे रखा है वो स्काई दे रखा है, तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, तो होम से क्वेश्चन पुट करना बनता नहीं, वर्ड से कोई आंसर आ नहीं रहा। इसका मतलब है इस फ्लाई का इफेक्ट इस स्काई पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। फ्लाई का इफेक्ट स्काई पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो अगर फ्लाई का इफेक्ट अगर इस पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब स्काई पर, इस नाउन पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर ये क्या है, आईवी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर बर्ड्स इंट्रांजिटिव, फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगता है। हमने क्या सीखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ नो प्रेपोजिशन। ये लिख लिया करो, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको प्रेपोजिशन लगाना होता है विद प्रेपोजिशन। या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आएगी। तो वर्ब का इफेक्ट स्काई पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगेगी, तो इन हमारी प्रेपोजिशन है। तो बेटा अब उसके बाद जब हमने लिखा तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, वर्ब का इफेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता। वर्ब का इफेक्ट किस पर ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया होगा। अब जरा ये दो एग्जांपल देखें, अब जरा ये दो एग्जांपल और देखें। हमने ध्यान से देखिए बेटा, इधर भी हमने होल्ट लिखा, इधर भी होल्ट लिखा। ये जो होल्ट होता है इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकना। बस स्टॉप होता है तुरंत रुकना, और होल्ट होता है धीरे 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 करके, जैसे 100 की स्पीड, फिर 80 की स्पीड, 60 की स्पीड, 40 की स्पीड, 20 की स्पीड, 10 की स्पीड, 5 की स्पीड, 0। तो ऐसे रुकना होल्ट होगा। स्टॉप, स्टॉप बोलते के साथ ही रुक जाना, वो स्टॉप। और एक स्टॉप ये भी होता है कि भाई एक हम जनरल पॉइंट पर मानते हैं, एक स्टॉप ये भी होता है कि फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो स्टॉप, और बीच में रुक 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 कर आ रही है तो वो होल्ट होते होते आ रही है। तो एक सेंस ये भी चाहता है होल्ट और स्टॉप में, ये जनरल दो डिफरेंस मैंने आपको बताए। तो अब क्या कहता है, द ट्रेन होल्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर रुकी। इसका मीनिंग क्या है, ये जो ट्रेन है ये रुक गई ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर रुक गई। अब एक बात और, अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं, होल्ट के दो मीनिंग होते हैं, हमें ये सेंटेंस में पढ़ना समझना पड़ेगा। एक होल्ट का मतलब होता है रुकना, कि भाई एक होल्ट का मतलब है रुकना, कि कोई चीज रुक गई, और एक होता है रोकना, कि चीज रोक दी गई, है ना। तो रुकना और रोकना दोनों ही इसके मीनिंग है, होल्ट के दोनों ही मीनिंग है, रुकना या रोकना। अब क्या कहता है, द ट्रेन होल्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। तो रुकने का काम किसने किया, ट्रेन ने, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं रुका, ट्रेन रुकी है भाई। तो इस वर्ब का इफेक्ट यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा। पता कैसे चल रहा है, हमने बोला द ट्रेन होल्टेड व्हाट, ट्रेन ने किसे रोका। हम कह रहे द ट्रेन होल्टेड व्हाट, ट्रेन ने किसे रोका, क्या रोका भाई ट्रेन ने। तो बता ट्रेन प्लेटफॉर्म थोड़ी रोकेगी, तो वर्ब का इफेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। कि हमने कहा भाई ट्रेन ने क्या रोका, अब ट्रेन क्या रोकेगी भाई, ट्रेन खड़ी हो गई, होए कोई आगे नहीं जाएगा, तो ट्रेन थोड़ी रोकेगी भाई किसी को। तो इसका मतलब है कि वो सेंसलेस हो जाएगा। हम ये पूछे कि ट्रेन ने क्या रोका, हम ऐसे पूछे ट्रेन ने क्या रोका, तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेन ने रोका नहीं है, ट्रेन ने रोका नहीं है, ट्रेन रुकी है। द ट्रेन हॉल्टेड, ट्रेन रुक गई ऑन द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तो कोई प्लेस है, प्लेटफॉर्म तो कोई प्लेस है,
तो पॉइंट इज, अब यहाँ पर जो ये द प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये द प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो अब या तो ये व्हाट के आंसर में है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर ये होम के आंसर में है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर ये व्हाट और होम के आंसर में नहीं है तो फिर अगर जो वर्ड अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्वेश्चन पुट किया द ट्रेन होल्टेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। होम से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि होम के आंसर में हमेशा ह्यूमन बीइंग आता है, तो ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो होम से क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो मतलब इस वर्ब का ना तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ना कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद प्रेपोजिशन देना बनता है। तो ऑन लिखा तो ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो प्रेपोजिशन लगता ही नहीं। वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब नो प्रेपोजिशन। वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है विद प्रेपोजिशन। क्लियर है? तो अब यहां पर हमने बोला द देखो यहां पर भी वही होल्टेड यहां था, वही होल्टेड यहां है। हमने बोला द ड्राइवर होल्टेड द प्लेटफॉर्म। अब मैं क्या बोलूं, ड्राइवर रुक गया, ये ड्राइवर ने रोक दिया। ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग रोक देना है या रुक जाना है। कि द ड्राइवर होल्टेड द ट्रेन, कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। हमने क्या बोला, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। अब रोक दिया का क्या मतलब है कि यहां पर क्वेश्चन पुट करते हैं द ड्राइवर होल्टेड। भाई होम से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि द ट्रेन जो है जो द ट्रेन है ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो होम से क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो व्हाट से करते हैं द ड्राइवर होल्टेड व्हाट, ड्राइवर ने क्या रोका। अब क्वेश्चन पुट के ड्राइवर ने क्या रोका, तो रुकने का काम किस पर हुआ, इस पर। रुकने का काम किस पर हुआ, इस पर, तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अगर भाई हम क्या द ड्राइवर होल्टेड व्हाट, क्या रोका, तो रोकी ट्रेन, तो मतलब रुकने का काम जो हुआ ट्रेन के ऊपर हुआ, इस रोकने का काम जो हुआ ट्रेन के ऊपर हुआ, तो वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हुआ। अगर इफेक्ट ट्रांसफर हुआ तो मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। और अगर बात करते हैं व्हाट के आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं। बात वही है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया, यहां मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि बेटा कोई भी वर्ब है उसे याद करके आप नहीं सीख पाएंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। उसको समझकर ही आप सीख पाएंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि होल्ट एक सेंटेंस में तो ट्रांजिटिव है, एक में इंट्रांजिटिव है, और जिसमें वो ट्रांजिटिव है तो वहां प्रेपोजिशन नहीं लगा, जहां इंट्रांजिटिव है वहां प्रेपोजिशन लग गया। तो बेटा सिर्फ एक वर्ब देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। सेंटेंस में आपको पढ़कर पता करना पड़ेगा इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो इसी बात को यहां पर मैंने अभी आपको बताया, तो इस बात को देखो यहां पर, हाँ यहां पर मैंने बोला कि द चिल्ड्रन, देखो ये मैंने क्या बोला, द चिल्ड्रन फ्लाई, तो चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट, मैंने कहा द चिल्ड्रन फ्लाई, तो द चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट, तो जब मैंने कहा द चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट कि बच्चे क्या उड़ाते हैं, तो आंसर में आ गया काइट्स। क्या उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं। इसलिए भैया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि फ्लाई का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, तो यहाँ फ्लाई के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अब मैंने बोला यहाँ, ये तो मैंने सिखा ही दिया कि भाई वर्ब का इफेक्ट यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा, नहीं ट्रांसफर हो रहा, तो ये हमारा जो है ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ प्रेपोजिशन लगेगा। क्लियर हो चुका होगा। अब यही बात हमारी यहाँ पर भी थी, यही बात यहाँ पर थी। आई लर्न, तो आई लर्न व्हाट, क्वेश्चन आया आई लर्न व्हाट, तो आंसर में आया इंग्लिश। आई लर्न व्हाट, मैं क्या सीखता हूँ, तो आंसर में आ गया इंग्लिश। तो मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। मैं यहाँ पूछता हूँ, देखो यहाँ पर मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं है इसका मतलब है कि होम से क्वेश्चन पुट नहीं किया जा सकता। तो व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, आई स्टडी व्हाट, मैं पढ़ता हूँ, तो भाई मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करता हूँ।
लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ाई करता हूँ उस पढ़ाई में मैं पढ़ता क्या हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ में क्या पढ़ता हूँ नहीं पता। पढ़ाई करता है लेकिन क्या पढ़ाई करता है नहीं पता। मतलब वर्ब का इफेक्ट कहीं ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, और जो प्रेपोजिशन के बाद आएगा, जो प्रेपोजिशन के बाद आएगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। जो प्रेपोजिशन के बाद आएगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। अब जल्दी से सारे के सारे जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन है, वो सारे के सारे मुझे रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया, यस और नो में रिप्लाई करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन कब लगेगा, नहीं लगेगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से। मैं आपके एसएमएस का वेट कर रहा हूं, जल्दी। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मानसिंह, हाँ जी, देखें संतोष कुमार और मानसिंह, बाकी सबको आ गया, संतोष कुमार और मानसिंह को थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ बेटा देखो, एकदम इंग्लिश का अब तरीका बदल गया है, देखो सभी को समझ में आ गया है, सिर्फ संतोष कुमार और मानसिंह को नहीं आया अभी समझ में, बाकी सभी को आ गया समझ में। देखो सब नहीं, यस क्लियर, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। हाँ बेटा क्लास रेगुलर है बेटा, डेली क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेली क्लासेस हैं बेटा, ठीक है। विश्वनाथ ये क्या क्वेश्चन है सर, बिना सेंटेंस के सिर्फ वर्ब को पहचान सकते हैं क्या? बेटा ये क्वेश्चन क्या है बेटा, तूने पूछा है, तूने जो पूछा तेरे समझ में आया, तूने पूछा क्या है? कह रहा बिना सेंटेंस के वर्ब को पहचान, जब सेंटेंस ही नहीं है तो वर्ब को पहचानेगा कैसे? क्योंकि यार तूने क्वेश्चन क्या पुट किया है, क्योंकि सेंटेंस लिखेगा। भाई यार कुछ ही बोलते हो तुम, कह रहा बिना वर्ब के सेंटेंस को कैसे पहचाने? अरे मेरे भाई सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस अगर लिख रहे हो तो जो सेंटेंस है तो सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ वर्ब ना हो, ऐसा कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। अब तुम कह रहे हो बिना सेंटेंस के, अब सेंटेंस ही नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों नहीं है। अब सेंटेंस ही नहीं है तो इसका मतलब दोनों नहीं है। जब सेंटेंस ही नहीं है तो इसका मतलब दोनों नहीं है। अब जब दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा क्वेश्चन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब वर्ब पहचानूंगा कैसे जब कोई सेंटेंस ही नहीं होगा? तुम कह रहे हो सर बिना सेंटेंस के कि हाँ बेटा क्लास होगी कल, कि बिना सेंटेंस के हम वर्ब को कैसे पहचाने? अबे सेंटेंस नहीं वर्ब कैसे पहचानेगा भाई? कुछ तो सोच के बोला करो। ध्यान दे, कल भी क्लास होगी, कल सैटरडे है, क्लास होगी, लॉकडाउन है तो घर बैठे तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कल भी क्लास होगी, संडे छुट्टी होगी। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। मानसिंह मेरे क्लियर हो गया मुझे, तूने लिख दिया था, पीओ समझ में नहीं आया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है समझा देता हूँ, फिर समझ लो, फिर समझा देता हूँ। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रानी कुक्स टेस्टी फूड। ध्यान देना, रानी कुक्स टेस्टी फूड, शी कुक्स विथ हर हस्बैंड। ध्यान दीजिए, कहता है रानी कुक्स टेस्टी फूड, और रानी मतलब शी, और शी कुक्स विद हर हस्बैंड, कि रानी जो है वो टेस्टी खाना पकाती है,
फिर समझ लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ लो, मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल, मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझा रहा हूँ, समझो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझा रहा हूँ, उसे समझ लो। तो अच्छा, इसके साथ साथ ये भी लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, लिख देखो, ये सारे जो मैं आपको समझाता हूँ ये सारे आपको ऐप में डल जाते हैं, आपको मिल जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, मिल जाते हो, ये भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा, सभी ध्यान दीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ। क्योंकि बेटा अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा वर्ब के साथ प्रेपोजिशन कब लगता है कब नहीं लगता। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि वर्ब के साथ कब प्रेपोजिशन लगता है कब नहीं लगता, और फिर एग्जाम में एरर आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यही बात है, जैसे मैंने बताया ये मिठाई है, ये क्या कहते हैं, सॉरी ये मिठाई नहीं, ये शोरूम है, और एग्जाम में जो एरर आते हैं वो मिठाई टाइप है। तो सेंटेंस के अंदर एरर क्या है उसे समझने के लिए ये बेसिक्स को समझना जरूरी है। ब्लैंक क्या है, एरर क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही चुने, तो उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बचपन से नहीं सीखे बेटा, अगर यही सब चीजें पहले से सीख ली होती तो इंग्लिश समझ में आ जाता। जैसे मैं आपको मेरा एक पेट डायलॉग है कि 10वीं करी 10 साल, 12वीं करी 12 साल, बीए करी 15 साल हो गए, 15 साल में अंग्रेजी समझ में नहीं आया। पता है क्यों? 15 साल तक हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ताहत ये वाक्य के अंत में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है रही वाक्य के अंत में होता है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और चुका है चुके वाक्य के अंत में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दिमाग में यही चल रहा है। कैन मतलब सकना होता है, शुड मतलब चाहिए होता है, यूज टू मतलब आया करता था, जाया करता था। अब दिमाग में जब ऐसी चीजें होंगी तो इंग्लिश नहीं आएगी समझ में। और अगर इन्हीं तरीके से इंग्लिश को समझ में आ जाती, अगर इन तरीकों से इंग्लिश समझ में आ जाती तो इतने साल से आप इंग्लिश सीख रहे हो तो समझ में आ ही गई होती। और अगर अभी तक जो कर रहे हो वो समझ में नहीं आया है, इसका मतलब यही है कि आपने सिर्फ चीजों को रटा है। जो सेंटेंस सामने आ गया उसे तो कर लिया, लेकिन उस टाइप का कोई दूसरा आ जाए तो फंस जाते हैं। तो हम जो कर रहे हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं कि आगे उस टाइप के जितने भी आ जाएं, हम एक सेंटेंस कर रहे हैं उसमें एरर निकाल लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो उससे यह समझ में आ जाए कि उस टाइप के अगर आप 100 सेंटेंस या 1000 सेंटेंस है उस टाइप के, वो सारे समझ में आ जाए। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। और रूल्स क्या होते हैं, हम सिर्फ रटना लगा कर रखते हैं, और रट्टाफिकेशन से और वाया हिंदी नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश टू इंग्लिश सीख जाओगे। बस क्वेश्चन पुट करते रहो, समझाना मेरा काम, क्वेश्चन पुट करते रहो, समझाना मेरा काम। 2 बच्चों ने बोला सर नहीं आया समझ में, तो देखो दोबारा समझा रहा हूं कि नहीं। सब कह देते आ गया समझ में तो मैं नहीं समझाता, मैं आगे बढ़ जाता। मेरा काम है आपको समझाना, लेकिन आपको मेरे से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कब होती है, जब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब इसके बाद भाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जब इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जब इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, नो प्रेपोजिशन। ये समझ कहता है ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांसफर हो रहा है। सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो सेंटेंस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वर्ब ट्रांजिटिव है। तो वर्ब ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब अगला पॉइंट देखें, सब लिख लें कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट, इंट्रांजिटिव का मतलब है कि इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा इफेक्ट, तो इसका मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो होता है कि भैया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जब कह रहे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, जब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, समझ लो। अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है, ये व्हाट का आंसर, ये हुम का आंसर, सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो इसका मतलब है वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन मत लगाना।
और अगर वट और हुम का रिप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है अगर वट और हुम का रिप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है वर्ब अब ट्रांजिटिव नहीं, वर्ब अब इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ प्रेपोजिशन आएगा, और जो प्रेपोजिशन के बाद लगेगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया। तो अब देखो मैंने दो एग्जांपल लिखे, अब जरा इनका ऑपरेशन करते हैं, इनका ऑपरेशन करते हैं। देखो यहां पर मैंने कुक्स लिखा और कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया, यहां मैंने कुक्स लिखा और कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया, लेकिन यहां पर कुक्स लिखा और मैंने यहां प्रपोजिशन लगाया। यहां कुक्स लिखकर कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया, यहां कुक्स लिखकर मैंने प्रपोजिशन लगाया। तो क्यों? तो देखो मैंने कहा रानी कुक्स व्हाट, रानी क्या पकाती है, समझे? रानी कुक्स व्हाट, रानी क्या पकाती है, तो रानी कुक्स टेस्टी फूड, क्या पकाती है? टेस्टी फूड। तो कुक मतलब कुकिंग करना, पकाना, तो पकाया क्या जा रहा है? अभी देखो क्या कह रहा है, पकाया क्या जा रहा है, तो पकाया क्या जा रहा है, कह रहा टेस्टी फूड। तो ये व्हाट के आंसर में आ गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है। तो अब ध्यान दें, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, ठीक है? सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, शी कुक्स विद हर हस्बैंड, तो मैं कहता हूं शी कुक्स व्हाट, वो क्या पकाती है। अब इसमें यह नहीं लिखा कि वो पकाती क्या है, वो क्या पकाती है वो नहीं लिखा। और शी कुक्स हुम, तो कहता है सर हुम में हस्बैंड तो आ गया, लेकिन क्या वो हस्बैंड को पकाती है? ध्यान दो, क्या वो हस्बैंड को पकाती है? क्या वो हस्बैंड को पकाती है? अबे हस्बैंड थोड़ी पकेगा भाई, ध्यान लगाओ, क्या हस्बैंड को पकाएगी या खाना पकाएगी? तो मतलब कुक का इफेक्ट टेस्टी फूड पर ट्रांसफर हो रहा है, कुक का इफेक्ट हस्बैंड पे, उसके हस्बैंड पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इस सेंटेंस में क्या पकाती है नहीं लिखा, तो मतलब इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्वियस इसके अंदर ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कुकिंग का इफेक्ट हस्बैंड पे थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, हस्बैंड को थोड़ी पकाया जा रहा है। भाई पकाया तो खाना जा रहा है, टेस्टी फूड पकाया जा रहा है, हस्बैंड को थोड़ी पकाया जा रहा है। इसका मतलब है इस वर्ब का इफेक्ट हस्बैंड पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसका होम का आंसर भी नहीं है, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है हर हस्बैंड जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब का इफेक्ट जब वर्ब का इफेक्ट उसके ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना हो, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तो भाई फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब के साथ वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आता है। यही बात तो मैंने यहां लिखी, यही बात तो मैंने यहां लिखी। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी बच्चे ने क्या पूछा है, बच्चे ने पूछा सर आई ईट में ईट क्या है प्लीज। देखो अगर आप आई ईट लिखते हो तो आप सिर्फ इतना लिख नहीं पाओगे, आप आई ईट बोल सिर्फ लिख नहीं पाओगे। विश्वनाथ ध्यान दो, आई ईट लिख ही नहीं पाओगे भाई। अब बात समझे, ईट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा। अगर आप किसी से सिर्फ इतना बोल देते हो ना, बोल के देखो, किसी से बोलना, अपनी मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, बहन के पास, विश्वनाथ अभी जाकर उससे ऐसे पूछो बुलाकर, तो भाई इधर आना, अभी पूछना भाई इधर आना, आगे भाई पापा इधर आओ, मम्मी इधर, बुला के हाँ कि पापा आई ईट, पापा मैं खाता हूं। ध्यान देना, ध्यान देना, आप पापा को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, उनसे बोलो पापा मैं खाता हूं, तो आपके पापा जरूर क्वेश्चन पुट करेंगे, आपका भाई आपकी मम्मी जरूर क्वेश्चन पुट करेंगे भाई क्या खाता है। तो इसका मतलब है आई ईट इनकम्प्लीट है। हाँ अगर आप कहते हो कि पापा मैं पीता हूं, तो थप्पड़ जरूर पड़ जाना, वो समझ जाएंगे कि क्या पीता है। तो आई ड्रिंक बोल सकते हो बिना ऑब्जेक्ट के, लेकिन आई ईट बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बोल सकते, क्योंकि मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। बोल के देख लो, किसी को जाके भाई बोलो, किसी के पास फ्रेंड के पास जाओ, उससे बोलो हाँ दोस्त के हाँ आई ईट, उससे सिर्फ इतना मैं खाता हूं, तो वो जरूर पूछेगा भाई क्या खाता है, बता तुझे क्या खाता है। तो इसका मतलब है जो तुमने सेंटेंस बोला आई ईट, वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। तो आपको इसके साथ पिज्जा लिखना, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो आई ईट व्हाट, तो आई ईट व्हाट पिज्जा, तो पिज्जा व्हाट के आंसर में आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब,
ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी। सिर्फ वही बोले, एक तो विश्वनाथ बोले और एक बच्चे ने और बोला था, एक विश्वनाथ ने और एक बच्चे ने, मैं नाम भूल गया, इन दो बच्चों ने बोला था कि समझ में नहीं आया है। तो स्पेशली मुझे ये दोनों बच्चे बताओ अब क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं वापस इस पर अपने। देखो क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ था, जल्दी बताओ। विश्वनाथ और एक दूसरा बच्चा और था, कि उन दोनों को बताओ क्लियर है कि नहीं, है ना। और बेटा मैं फिर बताता हूँ, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार, अभी तो ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग होने के बाद, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो रिकॉर्डिंग को आप एक बार दो बार तीन बार देखो। हाँ देखो क्लियर हो गया, दैट्स इट। हाँ जी दैट्स इट, क्लियर हो गया विश्वनाथ और मान सिंह, दैट्स इट। फिर भी मैं बोलता हूँ अगर क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार फिर देखो, तो आपको समझ में आ जाएंगी मेरी चीज़ें। डन। अब आ जाओ इस पर, यहाँ पर बात करता है, अब आ जाओ इस पर। तो मैंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्राइजेज ऑफ 3 विंग्स, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तीन विंग्स से बना है। तो मैं पूछता हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज व्हाट, कि मतलब क्या चीज से बना है, किस चीज से बना है। तो व्हाट के आंसर में 3 विंग्स है कि नहीं, जो 3 विंग्स है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस व्हाट, किस चीज से बना। तो मतलब यहाँ पे व्हाट के आंसर में क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब। तो कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन नहीं आता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इसका इफेक्ट इस पर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है। अब मैंने ये ऐसा नहीं बोला बेटा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, मैंने ऐसे नहीं बोला कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं होता, मैंने ऐसे बोला ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, मैंने ऐसे बोला ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, मैंने ऐसे नहीं बोला कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। जैसे होल्ट वाला एग्जांपल दिया था, एक जगह होल्ट के साथ प्रपोजिशन था, एक जगह नहीं था, तो एक जगह ट्रांजिटिव था, एक जगह इंट्रांजिटिव था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं आपको एक कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, और समझो, एक पॉइंट और समझो ध्यान से। ये समझ में आ गया? अब एक पॉइंट और समझो। एक पॉइंट क्या है वो एक पॉइंट ये है, वो एक पॉइंट ये है कि बेटा सिर्फ जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिर्फ एक्टिव वॉइस के अंदर सिर्फ उन वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो जो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज होती है वो उस वक्त तो ट्रांजिटिव होती है, और पैसिव वॉइस में आकर वो इंट्रांजिटिव हो जाती है। अब हम ये सीखना चाह रहे हैं। कहता है एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और वही ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव हो जाती है। मैं कहना क्या चाहता हूं इससे वो समझे। तो ये समझ लो, एक तो ये डेफिनेशन, इसको अभी प्रूफ करते हैं, दूसरा कि कहता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है, कहता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका वॉइस पॉसिबल है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान दें, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। कैसे? जैसे अभी मैंने 2 एग्जांपल लिखे थे, उन्हीं को ले लेते हैं दोबारा। 2 एग्जांपल लिखे थे,
उन्हीं को ले लेते हैं कि जैसे हमने लिखा सेंटेंस है कि रानी कुक्स टेस्टी फूड, रानी कुक्स टेस्टी फूड। तो हमने कहा, तो भी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं भाई, एक छोटा सा पॉइंट है, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, जब आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाओगे, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और इसके बाद फुल स्टॉप होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है, और बेटा ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यही करते हैं कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सभी जानते हैं ना। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यही करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर है ना, ये सब चीज़ क्लियर होगी। तो अब आ जाओ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। तो भाई ये जो टेस्टी फूड है, इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, रानी सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बनाओ और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। तो इसको हम बना लेते हैं। हमने लिखा टेस्टी फूड कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टेस्टी फूड। अब इस ऑब्जेक्ट के जो अब सब्जेक्ट बन गया, इसको आपको इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, इज। और अब कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। तो क्या बना, टेस्टी फूड इज कुक्ड, टेस्टी फूड पकाया जाता है। तो अब बाय, तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बाय रानी, रानी के द्वारा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस। मेरे ख्याल से अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। तो कहता है रानी कुक्स टेस्टी फूड, रानी टेस्टी खाना पकाती है, टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय रानी, कि टेस्टी फूड जो है वो रानी के द्वारा पकाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और बेटा जो ऑब्जेक्ट ये होता है इससे पहले हम बाय लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था यहाँ पर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्यों लिखा बेटा, मैंने इसलिए लिखा कि जो एक्टिव वॉइस होता है, कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस संभव है क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखिए लाइव्स